स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्टिव सर्जी में। देखिए आज हम 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत आसानी से आपको इमेजेस की सहायता से यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लें। ये यहाँ पर मुख दिखाया गया है, मुख में यहाँ पर जीभ है, जीभ के साथ में देखिए पाचन यहीं से शुरू होता है। ये वो एक ट्यूब होती है जहाँ से खाना सरक करके इसमें आमाशय में आता है। आमाशय में देखिए यहाँ पर पित्त की नली होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये डायफ्राम है जो कि इसको पूरे एरिया को कवर करता है। और ये पित्ताशय है, यानी इसको जो पित्त यहीं पर पथली बन जाती है कई कई बार, जिनको स्टोन हो जाता है और दर्द होता है। यहाँ पर एक लीवर होती है, ग्रंथि, और यहीं पर ये देखिए छोटी आंत और फिर बड़ी आंत होती है। ठीक है, ये पूरा अंगनाशय होता है। और इस तरीके से ये पूरा हम इसको एक एक करके बताते हैं आपको, पूरा पाचन यहाँ पर समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मनुष्य में हम यहाँ पर पाचन पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समझ के पढ़ना जिससे कि समझ में आए। देखिए आहार नाल मुख से गुदा तक विस्तारित होती है, एक लंबी क्या है नली है, यानी हमारे मुंह से शुरू होकर के कहाँ तक गुदा यानी एनस तक जाती है, और ये एक लंबी नली होती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। भोजन शरीर में प्रवेश करने के बाद पाचन, अवशोषण तथा उत्सर्जन की प्रक्रियाओं से गुजरता है। यानी जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में पहले पाचन होता है, और पाचन के बाद में जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी जरूरी चीजें होती हैं, जैसे फैट्स, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जो भी हम खाएंगे वो अवशोषित होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है। इसके बाद में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जो वेस्ट होता है, वेस्ट जो है हमारे गुदा द्वार द्वारा क्या है बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भोजन को छोटे छोटे अणुओं में बदलना क्या होता है आवश्यक होता है, ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके। कई बार देखिए पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि खाने को हमेशा चबा चबा करके अच्छे से चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि जितना चबा कर खाना खाया जाता है उसमें लार भी अच्छे से मिल जाती है, और उसका अवशोषण जो होता है बॉडी के द्वारा वो बहुत सही से होता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम और दिखाया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए मुख से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय इसमें क्या मिलता है, लार मिलती है, और लार में एक टाइलिन एंजाइम होता है, और यहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे पहला हेडिंग ये हमारा मुख में पाचन। तो भोजन चबाने से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। जब हम खाना खाते हैं और तो भोजन क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले बदलता है। भोजन लार के साथ मिलकर के क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और अगर पूछे जाए लार में कौन सा एंजाइम, तो टाइलिन एंजाइम होता है लार में, तो वो मिल जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम यानी टाइलेज एंजाइम होता है। तो ये याद रखना है आपको। ये मांड को सरल शर्करा से बदलना शुरू करता है। मांड मतलब स्टार्च है, जो कि इस स्टार्च को शर्करा में, शुगर में बदलना शुरू कर देता है। उसके बाद देखिए पेशी जीभा, यानी जो जीभ होती है भोजन को लार के साथ अच्छी तरीके से मिलाती है, और भोजन आहार नाल में किरमा कुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा मैं इस डायग्राम में आपको दिखा दूं। देखिए जैसे हमने भोजन खाया, यहाँ पे इसको चबाया गया, चबाने के बाद में इसमें लार मिल गई, तो जो वो टुकड़े हैं बिल्कुल चिपचिप हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, और वो सरक करके इस तरीके से नली के द्वारा यहाँ पर आमाशय में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद देखिए आमाशय में पाचन होता है। ठीक है, आमाशय में पाचन देखिए भोजन ग्रासिका द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। ग्रासिका माने ये जो ट्यूब होती है माउथ से सरक करके, क्योंकि चिकना हो जाता है तो आसानी से कहा जाता है आमाशय में आ जाता है। आमाशय में भोजन आने पर ये क्या हो जाता है, फैल जाता है। आपने देखा होगा जब हम खाना खा लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट फूला हुआ लगता है, और जब उत्सर्जन होता है तो पेट हमारा थोड़ा चिपक जाता है। तो ये अपनी क्योंकि इसमें किरमाकुंचन गति होती है, तो ये आसानी से सरकते हुए आमाशय में आता है और साइज थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा लेता है। आमाशय की पेशियां व्यक्ति भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाती हैं, यानी जितने भी इसमें से पाचक रस निकलते हैं वो सब इस भोजन में मिल जाते हैं। अब देखिए जठर ग्रंथियां, इसमें एक अम्ल बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं, पेप्सिन तथा श्लेष्म का स्राव करती हैं। जठर ग्रंथियां जो होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम बनाता है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, अम्लीय माध्यम बनाता है इससे। ठीक है, भोजन को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है। और पेप्सिन प्रोटीन पाचन में सहायता करता है। एक एंजाइम बनता है पेप्सिन, और इस पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को तोड़ना, यानी पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में बदलना। यहाँ पर हमने रिएक्शन दिखाया, देखिए प्रोटीन है
प्रोटीन में वाटर तो हम पानी के साथ मतलब पानी पीते ही खाना खाते वक्त। और उसके बाद देखिए पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि पेप्टोन्स और स्मॉलर पेप्टाइड्स में इसको बदल देता है। श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक परत की रक्षा करता है। इसमें श्लेष्मा झिल्ली होती है। आपने कभी देखा होगा कि जो नॉनवेज खाते हैं कि भाई वो नॉनवेज तो पच जाता है लेकिन जो इंटेस्टाइन है वो भी तो कहीं ना कहीं मांस की बनी हुई वो क्यों नहीं। तो देखिए इस पे एक श्लेष्मा झिल्ली होती है जो कि वो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये भी याद रखना। और यही कारण है कि HCl जो है HCl क्योंकि काफी खतरनाक एसिड होता है, वो भी इसी वजह से उसको इफेक्ट नहीं कर पाता। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छोटी आंत में पाचन होता है उसके बाद। तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण रूप से पाचन यहीं पर होता है। उसके बाद लीवर से प्राप्त पित्तरस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। इससे पहले मैंने बताया जैसे कि अम्ल जब निकलता है तो भोजन का माध्यम अम्लीय हो जाता है, उसको क्षारीय करने के लिए पित्तरस निकलता है। कहां से? यकृत से। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा, थोड़ी सी टॉपिक से रिलेटेड है। कई बार जो लोग होते हैं उनके इसमें पित्ताशय में यानी पित्त की थैली में क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। स्टोन मतलब पथरी। और वो पथरी की वजह से इतना खतरनाक प्रोसेस होता है, दर्द बहुत खतरनाक होता है और जो बीमार पेशेंट है वो बहुत ज्यादा परेशानी सॉल्व करता है। तो उनको थोड़ा संशय ये होता है कि पित्त रस अगर फिर बाद में अगर देखिए ज्यादा बड़ी साइज की होती है स्टोन तो वहां पे को ऑपरेशन ही करना पड़ता है। यानी जो पित्त की थैली है जो मैं आपको दिखाऊंगा, उस पित्त की थैली को डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा पूरा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर कुछ लोग जो डरते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमारी पित्त की थैली जब निकल जाएगी तो फिर पाचन पे क्या इफेक्ट देगी, थोड़ा बहुत तो आते ही है। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ी भ्रांति है कि जो भी वहां पे हार जो निकलते हैं जैसे पित्तरस निकलता है वो पित्त की थैली से नहीं निकलता बल्कि कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। वो उसका काम तो स्टोर करना है और अगर वहां पे वो स्टोर ना करे तो पूरे शरीर को जो भी वेस्ट मटेरियल होता है पूरे शरीर का वो कहीं ना कहीं पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है जाकर के। तो आपको ये थोड़ी सी अलग से बात बतानी थी जो कि मैंने बताया, तो आप यही रखेंगे। क्योंकि जो पित्त रस निकलता है वो कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, ना कि पित्त की थैली से। पित्तरस वसा का इमल्सीकरण करता है। ठीक है, पित्तरस जो है, इसीलिए कई बार तुम जब ऑपरेशन कराते हैं तो उनसे ये कहा जाता है पेशेंट से कि भाई थोड़ा सा तेल कम खाना यानी फैट्स कम खाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पाचन में थोड़ी समस्या जाती है। ऑयली चीजें खाने को मना कर दिया जाता है लिमिट से ज्यादा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अमाशय रस में ट्रिप्सिन तथा लाइपेज एंजाइम होते हैं और आंतरस भोजन को सरल पदार्थों में क्या करता है, बदल देता है। प्रोटीन से क्या बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट से क्या, ग्लूकोज बनता है। और वसा से क्या बनते हैं, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं। इस तरीके से आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अवशोषण सबसे मेन चीज, क्योंकि जो भी हमने खाया पिया है जब तक कि उसका अवशोषण ना होगा तो फिर बॉडी को ऊर्जा या बॉडी को विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे मिल पाएंगे। तो अवशोषण के द्वारा ही हमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो देखिए जो भी हम भोजन खाते हैं यानी भोजन पचने के बाद में अवशोषण की प्रक्रिया क्षुद्रांत की भित्ति द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्षुद्रांत में दीर्घ रोम उपस्थित होते हैं यानी छोटे छोटे उसकी वॉल पे क्या होते हैं, रोम होते हैं जो कि कहीं ना कहीं उसको अवशोषित यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण चीजें चाहे उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, विटामिन खाए या फिर जो भी चीजें हैं वो हम क्या करता है, अवशोषित हो जाता है। दीर्घ रोम अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ाते हैं। दीर्घ रोम क्या करते हैं, सरफेस देते हैं किसको, अवशोषण के लिए। और दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायात होती है यानी बहुत सारी यहाँ पर ब्लड सेल्स होती हैं जो कि इसको अवशोषण के लिए हेल्प करती हैं। अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब यहाँ से विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भोजन अवशोषित हो जाता है तो बॉडी को क्या होता है, यहाँ से सप्लाई होता है। ठीक है, पूरी बॉडी में सप्लाई होती है एनर्जी। उसके बाद इसका उपयोग ऊर्जा, शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की मरम्मत में होता है। यानी जब अवशोषण हो जाता है तो कहीं पर देखिए डेली बेसिस पर जब हम वर्क करते हैं तो मसल्स टूटते बिगड़ते हैं, कहीं पर और भी चीजें होती हैं पूरी बॉडी में, या फिर बच्चा बढ़ने से छोटा है छोटे से बड़ा हो रहा है तो शरीर की वृद्धि के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विटामिन कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हो। ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं, जब अवशोषित होती है तो वो चीजें हमें यहाँ से टोटल चीजें मिल जाती हैं जो कि शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और ऊतकों की मरम्मत में हेल्प करती हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है
बड़ी आंत और छोटी आंत इसमें दोनों दिखाई गई है। और यहाँ पर अब दिखाएंगे बड़ी आंत और उत्सर्जन का प्रोसेस। तो देखिए बिना पचे हुआ भोजन कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है, यानी बृहदान्त्र में पहुंच जाता है। जैसे ही भोजन पूरा पच गया, पचने के बाद अवशोषित प्रक्रिया छोटी आंत में हो गई, उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ है वो कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद में यहाँ पर ये जल का क्या करता है, अवशोषण करता है। और शेष अपशिष्ट पदार्थ यानी गुदा द्वारा शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यानी ये NH वाला पॉइंट दिखाया, यहाँ पर ये बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण वीडियो